Hello guys, welcome here to the concept video of our first colligative property which is relative lowering in vapor pressure। तो अगर आपको भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के बाद आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के इस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नंबर पे एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर, और ये इंडिपेंडेंट होती हैं उनके नेचर के। मींस कि उनका नेचर क्या है, क्या वो ग्लूकोज के हैं, क्या वो यूरिया के हैं, क्या वो कोई सॉल्ट है, और ये डिपेंड करती हैं कि उनका नंबर कितना है। ओके, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या 20 मोल्स हमने ले रखे हैं, क्या हमने 30 मोल्स ले रखे हैं, क्या हमने 5 मोल्स ले रखे हैं, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या संख्या ले रखी है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, क्या नंबर ले रखा है हमने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का। ओके, हमने क्या 20 मोल्स डाल दिए, क्या हमने 30 मोल्स डाल दिए, इस बात के ऊपर ये डिपेंड करेंगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये डिपेंड करेंगी। बट दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर, उनके नेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। इट मीन्स जो ग्लूकोज है, जो यूरिया है, ये सब इक्विवेलेंट हो जाएंगे जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे होंगे। मींस जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो हमें फ़र्क नहीं पता चलेगा कि ये ग्लूकोज है, ये यूरिया है। हमें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है या यूरिया का कितना मॉलिक्यूल है। सो 10 मोल्स ऑफ यूरिया shows सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है एज 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज वुड शो। तो समझ आ गया होगा आपको कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, क्या वो ग्लूकोज की हैं, क्या वो यूरिया की हैं। सो अगर 10 मोल्स हम यूरिया के लेंगे और 10 मोल्स हम ग्लूकोज के लेंगे तो वो इक्विवेलेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। जो प्रॉपर्टी ये शो करेगा उतनी ही प्रॉपर्टी 10 मोल्स ग्लूकोज के भी शो करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर और इंडिपेंडेंट होते हैं उसके नेचर से। ओके, तो जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या हैं उनकी बात नहीं करेंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसकी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, जब भी हम एक सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को डालते हैं एंड दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स शुड बी नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे हमने इधर पे ये ब्राउन कलर के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल हैं तो ये ऊपर वेपोराइज होंगे ही नहीं। ठीक है, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारे वॉलेटाइल हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वॉलेटाइल। सो जो ये ब्लू कलर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर जाके वेपोराइज हो सकते हैं, और जब ये वेपोराइज हो जाएंगे तो इनकी वेपर्स फॉर्म हो जाएंगी। तो इनकी वेपर जब फॉर्म हो जाएंगी तो वो एक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी। तो जब वो उस प्रेशर को एक्सर्ट कर रही होंगी तो उसी तो प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर को लगा रहे होते हैं, जबकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स तो वेपोराइज ही नहीं होते हैं, इसलिए ये वेपर प्रेशर को लगाते ही नहीं है। ओके, तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो हमसे ये कहता है कि जब भी किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है सॉल्यूशन में, व्हेनेवर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, तब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ओके, बिकॉज ओनली वन कंपोनेंट इज वॉलेटाइल, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट वॉलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है, सो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट इटसेल्फ डज नॉट वेपोराइज। जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वो इटसेल्फ वेपोराइज नहीं होता, वो खुद से वेपोराइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, इसका काम ही वो है ना, बिकॉज इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, ये वेपोराइज हो ही नहीं सकता। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कवर सम पार्ट ऑफ द सरफेस
and it decreases the vaporization of solvent molecules and hence vapor pressure decreases। मतलब कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, तो जो ये ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये जो सॉल्वेंट की जो सरफेस होगी उस सरफेस का कुछ हिस्सा ये ढक देगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनने कुछ हिस्सा इसका ढक दिया है ना सरफेस का, तो क्योंकि इनने ये कुछ सरफेस का एरिया इसने ढक दिया है, तो जितने मॉलिक्यूल्स पहले सॉल्वेंट के इस सरफेस पे हुआ करते थे अब उससे कम आ जाएंगे, क्योंकि कुछ जो प्लेसेस हैं वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के प्लेस ले लेंगे उधर पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उधर से रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्योंकि ये ब्राउन कलर के मॉलिक्यूल्स तो जा नहीं सकते, अब सिर्फ ये ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स ही ऊपर को जाएंगे, और जब ये ऊपर चले जाएंगे और वेपर्स बन जाएंगी तो ये वेपर्स एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी इस लिक्विड के ऊपर। ओके, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होता नहीं है और इसका वेपोराइजेशन भी कम कर देता है। वो जो सॉल्वेंट पहले वेपोराइज हो रहा था उस वेपोराइजेशन को भी ये जो सॉल्यूट होता है ये कम कर देता है। सो यही बात लिख रखी है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कवर्स सम पार्ट ऑफ द सरफेस। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ पार्ट जो सरफेस का है उसको कवर कर देते हैं एंड डिक्रीजेज द वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और इस वजह से जो वेपोराइजेशन है सॉल्ट मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज़ कर जाता है एंड हैंस वेपर प्रेशर डिक्रीज है। और इसीलिए जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाता है जब कभी भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट उधर पे वॉलेटाइल होता है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कभी भी जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन पे तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो अब इसकी हम कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं कि मैथमेटिकली इन चीज़ों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो एज ओनली वन कंपोनेंट इज वॉलेटाइल, क्योंकि सिर्फ एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है, देयरफॉर वेपर प्रेशर बिफोर मिक्सिंग, मिक्स करने से पहले जो वेपर प्रेशर होगा वो P01 के बराबर होगा। और वो P01 के बराबर क्यों होगा? वो P01 के बराबर इसीलिए होगा क्योंकि जब हमने मिक्स नहीं कर रखा उससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट जो था, सॉल्यूट तो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर पे हुआ करते थे। इधर पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे और वो वेपोराइज होते थे और कुछ वेपर्स बनाते थे और वो प्रेशर एक्सर्ट करता था। ओके, तो इस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो तो P01 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि जिस टाइम पे हम राउल्ट लॉ पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने क्या कहा था, P01 क्या है, प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, जब उस पर कोई मिलावट नहीं करी गई है। क्योंकि अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने ये सॉल्यूट ऐड ही नहीं कर रखा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्वेंट है। तो उस टाइम पे जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है तो उस टाइम पे जो ये वेपर्स बनाएगा और वो वेपर से एक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी इसी की सरफेस पे, वो P01 के बराबर होगा। वही तो होता है ना, जो P01 होता है वो ट्रू वेपर प्रेशर होता है। किसी भी जो सॉल्यूशन होता है किसी भी लिक्विड का ट्रू वेपर प्रेशर कहलाता है P01। तो इस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होगा वो तो ट्रू वाला होगा ना, क्योंकि इसमें कोई इम्प्योरिटी अभी ऐड नहीं कर रखी है। उसके बाद हम ये इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम ये सॉल्यूट की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो कुछ जो सरफेस का एरिया होता है वो इनसे कवर हो जाता है। तो जैसे ही इनसे कवर हो जाता है तो जो ये वेपोराइजेशन है ये तो होता नहीं है ब्राउन पार्टिकल्स का, और जो ये ब्लू पार्टिकल्स हैं इनका वेपोराइजेशन होता है, क्योंकि अब नंबर ऑफ ब्लू पार्टिकल्स सरफेस से कम हो चुके हैं बिकॉज दे आर रिप्लेस्ड बाय सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। इसीलिए वेपोराइजेशन कम होने लग जाता है और जैसे ही वेपोराइजेशन कम होता है तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ओके, सम वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड। तो अब हम इसका मैथमेटिकल जब ट्रीटमेंट देख रहे थे हमने ये देखा कि जो वेपर प्रेशर है मिक्स करने से पहले जो कि है प्योर सॉल्वेंट का वो P01 के बराबर है। ओके, एंड वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर क्या होगा, वो P01 Chi1 के बराबर होगा कि नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P01 Chi1 प्लस P02 Chi2, क्योंकि जो सेकंड कंपोनेंट है जो कि सॉल्यूट का कंपोनेंट है वो तो जीरो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, चाहे सॉल्यूशन बनने से पहले या सॉल्यूशन बनने के बाद। जो सॉल्यूट का जो वो होगा
मॉलिक्यूल्स होंगे वो जीरो वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि तो ये वेपर्स में चेंज ही नहीं होंगे। तो अगर ये वेपर्स में ही चेंज नहीं हुए तो ये वेपर प्रेशर तो एक्सर्ट ही नहीं करेंगे। तो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो। तो जो पी टोटल है इक्वल्स टू P01 चाई 1 ही तो होगा, बिकॉज जो P02 चाई 2 था वो तो हमारा जीरो हो गया ना, क्योंकि ये तो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है। तो जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन बनने के बाद वो P01 चाई 1 के बराबर होगा। ओके, सो वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग मीन्स जब सॉल्यूशन बन चुका है वो P01 चाई 1 हो जाएगा। ओके, सो द रिडक्शन इन प्रेशर, जो प्रेशर में गिरावट आई है, द रिडक्शन इन प्रेशर इज P01 जो कि हमारा इनिशियल प्रेशर था माइनस P01 चाई 1 जो कि हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा रिडक्शन इन प्रेशर, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं लेटर से डेल्टा P से। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है? ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव शब्द है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर। तो जब भी आप इस लाइन को पढ़ोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब आप ये सोचोगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर। ठीक है, सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर इज रिडक्शन इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर दैट इज P01। तो जो ऊपर वाला टर्म है ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और जो नीचे वाला टर्म है P01 ये इनिशियल प्रेशर है। तो दिस टर्म इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर। तो डेल्टा P को तो हमने यहाँ से P01 रख दिया, P01 माइनस P01 चाई 1। तो डेल्टा P को हमने P0 माइनस P01 चाई 1 रख दिया, और P01 ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस चाई 1, क्योंकि हमें पता है कि चाई 1 प्लस चाई 2 इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस चाई 1 क्या हो जाएगा? ये तो चाई 2 के बराबर हो जाएगा। सो हम इधर पे चाई 2 की वैल्यू रख लेते हैं। चाई 2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, चाई 2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, और 2 मतलब क्या है इधर पे हमारे लिए? सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो चाई 2 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 के बराबर है, डेट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इधर पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, वो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, कि कितना हमने सॉल्यूट को डाल रखा है उसका मोल फ्रैक्शन। तो कभी भी आपसे कहेंगे कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है, तो आप सीधे कह दोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 डेट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये चाई 2 के बराबर आ गया। और चाई 2 जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स। तो जो कंपोनेंट है वो तो 2 है, तो चाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन N1 प्लस N2। तो हमने यही लिख दिया इधर पे N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो अब हम ये जो N2 है N2 अपॉन N1 प्लस N2, इधर पे डिनोमिनेटर से ये N2 हम इधर को इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और इसको नेगलेक्ट क्यों कर सकते हैं उसका रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो वेरी लेस अमाउंट में होता है। कभी भी हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं, जो ऐसा जो सब्सटेंस होता है जो एक्सेसिव अमाउंट में होता है, ठीक है, जो कंपोनेंट एक्सेसिव अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कंपोनेंट बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो क्योंकि ये सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है और इधर पे हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि ये बहुत कम है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर 10,000 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट का है। ओके, सो जो अगर मान लिया कि N1 मीन्स जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो 100 मोल्स हैं। ओके, अगर ये 100 मोल्स हैं और N2 सिर्फ क्या है 1 मोल है, तो नीचे का क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 100 प्लस 1 बन जाएगा, बिकॉज N2 को मैंने 1 ले लिया, तो 1 अपॉन 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 101। अगर हम ये 1 अपॉन 101 की जगह 1 अपॉन 100 लिखें और ये जो ये 1 है इस 1 को नेगलेक्ट कर दें, ओके, तब भी तो लगभग ये जो 1 अपॉन ये जो दोनों रिजल्ट हैं ये लगभग इक्विवेलेंट हैं, है कि नहीं? तो ये दोनों रिजल्ट
फिर भी इक्विवेलेंट लग रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम ले लेते हैं और n2 को 0 के बराबर लिख लेते हैं। ओके, इफ सॉल्यूट इज इन लेस अमाउंट, लेकिन ये एजम्पशन तभी हमारे लिए वैलिड है जब हमने सॉल्यूट का अमाउंट बहुत लेस ले रखा है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टेकन। सो n2 को 0 रख देंगे और जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा डेट इज डेल्टा पी अपॉन P01, ये इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1 के, बिकॉज n2 अपॉन n1 ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि इसको तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। ओके, सो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 को हम गिवन मास अपॉन मोलर मास वाले फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इक्वल्स टू, इसका मतलब गिवन मास ऑफ 1 अपॉन मोलर मास ऑफ 1। तो इस तरीके से हमें रिडक्शन इन वेपर प्रेशर मिल गया। ओके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला मिल चुका है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो एंड करने से पहले एक बार मैं आपको ये चीज़ें दोबारा बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है और उनके नेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। ओके, तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं उनका मास क्या है, उनका कलर क्या है, उनका टेस्ट क्या है, ठीक है, वो एसिडिक है या बेसिक है, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नेचर से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो हमने 20 ले रखे हैं, 30 ले रखे हैं, 5 ले रखे हैं। ओके, सो जो 10 मोल्स होंगे यूरिया के वो सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे 10 मोल्स ग्लूकोज के जितना शो करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि जो एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट वो नॉन वॉलेटाइल होता है, जो कि सरफेस को थोड़ा बहुत घेर लेता है, और इसके सरफेस को घेरने की वजह से वेपोराइजेशन कम हो जाता है, तो वेपोराइजेशन में डिक्रीज़ आ जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। ओके, तो उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को समझा कि बिफोर मिक्सिंग P01 होगा, क्योंकि सिर्फ ये ट्रू सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। उसके बाद मिक्सिंग के बाद ये P01 चाय 1 हो जाएगा, और जो रिडक्शन इन प्रेशर है वो डेल्टा P हो जाएगा। ओके, ये माइनस ये हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने बोला है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर, और इनिशियल प्रेशर क्या है P01। सो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन P01 डेट इज इनिशियल प्रेशर। ओके, तो डेल्टा P की जगह हमने ये रख दिया। उसके बाद हमने इसको कट किया, 1 माइनस चाय 1 आया, बिकॉज चाय 1 प्लस चाय 2 इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए 1 माइनस चाय 1 इक्वल्स टू चाय 2 हो जाएगा। तो चाय 2 की जगह हमने ये रखा। उसके बाद अगर हमने कहा कि अगर ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वेरी लेस हैं कंपैरिजन टू N1, तो N2 को हम 0 के बराबर पुट कर लेंगे। उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेटली ये फार्मूला लगा लेंगे, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। ओके, तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ इधर पे, ये N2 को हम ऐसा नहीं कि हमेशा 0 रख दें, इसको हम हमेशा 0 नहीं रख सकते। इसको हम तभी 0 रखेंगे जब N1 इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन N2। ओके, तो हम इसको तभी 0 रखेंगे जब N1 ये वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा और N2 छोटा होगा बहुत, तो इसको हम 0 के बराबर पुट कर लेंगे। ओके, सो इससे हमारा ये फार्मूला बन जाता है। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस लेक्चर को। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।